नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आज़ाद। कश्मीर, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी पंडितों का माइग्रेन। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है और इस मुद्दे की शुरुआत भी दरअसल इसलिए हुई कि कुछ दिन पहले इसी पूरे मसले पर एक फिल्म सामने आई। लगातार पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से इस फिल्म का प्रदर्शन चल रहा है, लोग जो इस फिल्म में जा रहे हैं, अब कहानी ये कि वाकई इस फिल्म में कितनी सच्चाई है और वहाँ पर उस दौर में जो लोग रह रहे थे, वाकई उन लोगों की हकीकत क्या थी। क्या वाकई उन पर जुल्म हो रहे थे? क्या वाकई वहाँ की जो सरकार थी, प्रशासन थी, सत्ता था, जो भी सत्ता वहाँ पर जो थी, क्या वो बिल्कुल गड़बड़ हो गई थी या काम की नहीं रही थी? या सवाल यहाँ ये भी कि क्या उस समय के जो टेररिस्ट वहाँ पर जो थे, क्या उन लोगों के हालात वही हैं जो इन दिनों चर्चाओं में हैं? उस दौर में क्या वाकई स्थिति थी? आज उसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ एक वो शख्स मौजूद हैं जो लगभग 30 साल पहले अपने कश्मीर को, अपने श्रीनगर को, अपने घर को, अपनी धरती को छोड़कर वहाँ से पलायन कर गए। मजबूरी थी, क्योंकि चाहता कोई नहीं कि कोई अपना घर छोड़े। आज राजस्थान में है। अब उस समय का वहाँ का माहौल क्या था, सीधे इन्हीं से जानते हैं और मेरे साथ तेज किशन जोगी जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो उस पूरे मसले को, उस वहाँ के दिन को, वहाँ की रात को आज भी याद करते हैं। आज भी उन्हें वो मंजर याद आता है कि वाकई वहाँ पर क्या माहौल था। तेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वाकई जिस तरीके से आज कश्मीर को लेकर जो जिक्र किया जा रहा है, जो पूरा माहौल जो सामने आ रहा है, जो पुरानी यादें जो सामने आ रही है, क्या वाकई वो सही है और वहाँ का मंजर क्या था उससे? बिल्कुल सही है। मैं आपको कह रहा हूँ, ये तो जनवरी से पहले हुआ था जब कत्ल शुरू हुए थे। वो एक बिट्टा कराटे था एक, वो अब उसने स्टार्ट ही किया। आपने एक खास दोस्त था उसका, सतीश कुमार टिकू, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार दिया। उसके बाद उसने 10-20 किए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं किसी को, जब नो बड़ी बॉदर्ड अबाउट। फिर जनवरी में दिस एक्चुअली कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो शुरुआत तो स्टार्ट तो सितंबर से ही हुई, जब टिपलू का कत्ल हो गया। तो ये पनप रहा था, लेकिन बर्स्ट हो गया ये जनवरी में। जनवरी 19 को पूरा बर्स्ट हो गया, जब रात को खुलेआम पूरे हर मस्जिद से, हर कोई मस्जिद नहीं थी जो लाउड स्पीकर नहीं चल रहे, इतने ज़ोर ज़ोर चल रहे थे। दहशत हो गई पूरे शहर में, यार ये हो क्या रहा है कि यहाँ से निकलो भाई। उससे पहले तो अखबार पोस्टर निकले थे, अखबार में छपते थे बड़े बड़े पोस्टर। अलसफ़ा, ये तो मशहूर था, अलसफ़ा एक अखबार था। तो लोकल जो थे अखबार, जो वहाँ के आफ्ताब और उन पर भी आते थे पोस्टर्स। वार्निंग उसी में आती, भाई ये लिस्ट लगते थे, इसको कल आज तुम्हारा नंबर है, आज इसका नंबर है, ये लिस्ट लगा दिया जाता था। और 19 तारीख को ये हुआ। उस दिन सुबह जब ये रात को, पूरी रात यहाँ क्या होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा है क्या होगा, जुलूस निकले, सफ़ेद वर्दियाँ, सफ़ेद वो पोशाक पहन के निकले, ऐसे ना वो जैसे हज पे जाते हैं, ऐसे निज़ाम मुस्तफ़ा हो गया। दोनों दे थॉट कि ये हमने बस हो गया, कॉन्कर्ड इट, फिनिश, एवरीथिंग इज़ ओवर। बस फिर हिंदू को तो कोई काम क्या करते, मजबूर हो गए सुबह 4 बजे सब, क्योंकि साहब वो कह रहे थे कि आप जाओ, मर्द जाओ, लेकिन लेडीज़ को यही छोड़ दो। ये हाल था। तो कौन अपनी ऐसे करेगा? सब कोई बस में गया, कोई ट्रक में गया, जिसको जहाँ मिला भाग गए। जिसको जो जगह में सामान तो लेना ही, देते कैसे? ऐसे सारे जम्मू पहुँच गए। तब बाय दैट टाइम वो तो 19 को हुआ, 20 को जगमोह ने स्वेरिंग से वो शपथ दी जम्मू में, 21 को वो यहाँ आया। लेकिन एक चीज़ उसने की, उन्हें वहाँ उनको टेंट, वो मंदिरों में गए, करते क्या, जाते कहाँ। फिर उनको इमीडिएटली वहाँ उनको वो कुछ खाना वाना दे रहे थे, फिर उनको टेंट दिए गए, टेंटों में उनको बिठाया गया। कहाँ उस सर्दी में और कहाँ उस हीट में। उस आधे तो हीट स्ट्रोक से मर गए, आधे तो स्नेक बाइट से मर गए, और जिन्होंने कभी देखी भी नहीं, जो कोई शहर सिटी से बाहर भी नहीं निकला था, वो ऐसी तपतपाती गर्मी में
तो आधे तो उधर ही मर गए, वो टेंट में ही मर गए, ये हाल थी। लेकिन पूछा किसी ने नहीं, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड दिस कंटिन्यूड। उसके बाद मैं आपको सुनाऊँ, फिर इसका जगमोहन आया तो इसका मैं जाता रहता। यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि ये जो शुरुआत हुई, शुरुआत कैसे हुई है? मैं कहा ना, वो 5 जो लड़के जो छुड़वाए गए, 5 मिल जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट वालों ने जो इलेक्शन लड़ा, उनको रिगिंग हो गई 87 में, तो ओपन रिगिंग थी, उनको हराया इन्होंने। वो फिर पार गए ट्रेनिंग लेने, वो तो मौके के ताड़ में थे, क्योंकि ज़्यादा लोग का वो दिमाग में था कि मैं तो बदला लूँगा 71 का। वो पार करके उनको ट्रेनिंग दे रहे थे वहाँ, उनको ट्रेनिंग दे के वापस भेजा, वापस आ गए तो शुरू हो गए, अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने। कभी कुछ को वो राइटलाइजेशन शुरू कर दिया उन्होंने अपने हिसाब से, आर्म्स एम्यूनिशन भी आते रहते थे। फिर वो DIG वटाली के उधर वो हमला हो गया, तो उससे वो एक्सपोजर हो गया, वो जल्दी एक्सपोजर हो गया, नहीं तो नहीं होता, नहीं तो बाद में हो जाता। उससे एक्सपोजर हो गया, वो 5 लड़के पकड़े गए। उनको छुड़ाने के लिए रूबिया सईद का कांड किया गया, वो 5 मिनट छोड़ गए। फिर आगे का कहानी बढ़ती गई, कत्ल गायब शुरू हो गए। जो भी कहीं कश्मीर पंडित मारो, जो बेटा कराटे, जिसको जो सामने मिल रहा है गोली से ख़त्म, पॉइंट ब्लैंक। वो तो देखता नहीं, वो तो कहता खत्म। ये तो हुआ 19 को। फिर 21 बार लोग भागते गए, अब तो उधर ही था, मैं तो घर पे ही था। 25 तारीख को सुबह सवेरे 7 बजे ये क्या टड़ाक टाक, यहाँ क्या हुआ समझ नहीं आया। मेरे को छोटे भाई कहता था मैं जम्मू जाना था, मैं कहा जा कोई बात नहीं। तो वो बाहर निकला, तो मैंने कहा यार रुको, कुछ गोलियाँ सी चल रही, बोला नहीं पता नहीं। वो निकला, लेकिन उसको बस मिली बाहर, हमारे एयरपोर्ट हमारे से 3-4 किलोमीटर था। वो निकल गया, तो उसके 5 मिनट बाद में यार ये गोलियाँ चली तो कहाँ चली, कहाँ आवाज़ तो सामने से आई। इतने में मुझे फ़ोन आया, यार सर ये क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं यार, गोली तो चली है, नहीं पता नहीं। अच्छा कि यहाँ हमको कुछ खाने को मिले। मैं यार मैं कौन सा यहाँ वाजवान खा रहा हूँ भाई, मुझे तो कुछ, मुझे भी वही हाल है जो तुम्हारा। 10 मिनट के बाद उसने फिर फ़ोन किया, है आप तो पंडित हो। मैंने फिर क्या हुआ, पंडित हो तो फिर मेरे को क्या ऊपर से खाना मिलता है क्या, ये दिमाग में था। अरे ये तो पंडित था। वो पता लगा वो स्क्वाड्रन लीडर और वो 4-5 एयरफोर्स के हमारे घर के बाहर ही थे, अबाउट हार्डली 300 मीटर्स दूर थे वो, जहाँ उनको मारा गया। वो यासीन मलिक इन्होंने मारा। फिर बंद सारा, कर्फ्यू फिर हो गया। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकल गया, वो उधर से बंदूक तानी उसने, यार ये क्या हो गया। फिर उसने बोला ऐसे हो गए, ओहो ये हालत रहे, ये चलते रहे। फिर आप देखिए मार्च में एक वहाँ टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी था JNDA का, इंजीनियर था, वो बालकृष्ण गंजू। वो जो उधर डाउनटाउन सिटी में रहता, डाउनटाउन भी था, वो मेन सिटी में ही रहता था, जहाँ हिंदू की ज़्यादा मेजॉरिटी थी, तो कश्मीरी पंडितों की। तो हमसाए को खिलाता पिलाता था। उन दिनों बंद था, कर्फ्यू रहता था, किसी को मिलता नहीं था कुछ। ये फ़ोन टैपिंग होती थी इसकी, जगमोहन की, और वो स्विच एक्सपोर्ट था इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का। उसने उसका वो स्विच कराया, वो मेन एक्सचेंज से बरजला, हमारे बरजला एक्सचेंज के, तो टैपिंग न हो जाए। और साथ में उसे एक सर्कुलर निकाला एज सेक्रेटरी की, भाई डोंट एब्डिकेट योर ड्यूटीज़, आप यहाँ अपनी अपनी जगह रहो, क्योंकि हमें अनइंटरप्टेड सर्विसेज देनी है फोर्सेस को, टेक कम्युनिकेशन। वो ही रीज़न था। तीसरे दिन उसके घर पहुँचे, ऊपर नीचे देखा तो कुछ नहीं मिला, उनको कुछ मिला ही नहीं, वो था ही नहीं। नीचे उतर के जो उनके पड़ोसी, खास पड़ोसी, मकान में साथ साथ थे, उनने कहा नहीं ऊपर है, वो ऊपर जाओ, ड्रम में है। जिनको खिलाता पिलाता था ना, जिनके पास कुछ नहीं था, उनको खाना भी खिलाता था रोज़, क्योंकि उनके सत्संग उनकी वही चलाता था। उन्होंने उसको ना ऊपर है, ड्रम में बैठा है। वो वापस गए, वो देखते कैसे, वो देखते नहीं, पर्दे उसने धोए थे उसकी मिसेज ने, वो शिवरात्रि का कुछ चक्कर था, तो वो सफाई की, उसने पर्दे धोए थे, तब सारी खिड़कियाँ खुली थी, उन्होंने देखा वो ड्रम में छुप गया। वो वापस ऊपर गए, चावल के ड्रम में उसको उधर ही पीछे ऊपर से गोलियां सरकाई सिर में, डाइट। तो उसने बीवी उसने कहा यार मुझे भी मारो। उसने नहीं, तुम ये उसको रोने वाला कौन, तुम्हारे को रोने वाला कौन होगा, ये चावल खून वाले चावल उसको बोलते, ये पकाओ जाओ, ये कर सकते। अब उसके और क्या देख सकते हो आप। देखिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो तेज जी ने जो पूरा जो वर्णन किया है, ये अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो फिल्म में भी
वही सेम टू सेम, वही चीज़, वही ड्रम, वही अनाज लगा खून, वही खिलाना और तमाम जो चीज़ें हैं, तो वाकई जो वहाँ की जो हकीकत थी और जो तेज जी इस समय बयां कर रहे हैं, बाजार था वो ना, बिल्कुल ये सारी चीज़ें थी। तो जोगी जी यहाँ पर देखिए, यहाँ तक की चीज़ें आपने बताई, लेकिन एक आप बता रहे थे कि उस समय कश्मीर पाकिस्तान का ही वहाँ पर माहौल था, क्रिकेट वगैरह भी जब होता था तो आप लोग कोई खुशी नहीं मना पाते वो तो पहले से ही होता था कि हमको दैट टाइम वे ट्रीट एज कांग्रेसी एंटी। ये तो शेखुल्ला खुद कहता था, उसे जो उसकी किताब है आज सूचना, उसने कहा है ये हिंदू फिफ्थ कॉलमिस्ट है। उसका ये भी कहना है अगर रास्ते में ये जो कहते हैं सेक्युलर था, सेक्युलर वेक्युलर कोई नहीं था वो, अगर हिंदू और सांप मिलेगा पहले हिंदू को मारता, ये उसकी कहानी है। सेक्युलर कहाँ था, कुछ नहीं, वो नाम का सेक्युलर था, सेक्युलर वेक्युलर कहीं नहीं था। ये उसकी आदसी चनार किताब है, वो पढ़िया। एक माई ब्लड, वो क्या नाम है, राहुल पंडिता की किताब है, वहाँ पढ़िए, माई ब्लड, क्या नाम है उसका। एक तो फ्रोजन टर्बुलेंस तो आप पढ़िए, उसको आपको पूरी कहानी समझ आएगी कि क्या हुआ। एवरी टाइम कंटिन्यूसली हैज बीन इन्फॉर्मिंग सेंटर, देखो देखो ऐसे हुआ, आज ये हुआ, भाई ऐसे करो, यहाँ हालत खतरनाक है। नहीं, नो बड़ी बॉदर थी। उसका आपको ध्यान होगा कि नीलकंठ गुंजू के बेटे ने भी कहा कि उसने ऐसे उसको कहा यार वो ही इज ए फ्रेंड। एमजे अकबर को उसने बोला था, एमजे अकबर कंफर्म्ड इट ऑन टीवी, हाँ यस दिस ए फैक्ट। तो ये थे हालात, तो कौन सुनता है, ये तो चलता रहता था जिंदा पाकिस्तान जहाँ बात करते। आप लोग किस तरह से वहाँ से आपने रवानगी ली या कैसे घर? हाँ वो बताता कैसे। फिर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, फिर वो मेरा ब्रदर, मैं अकेला हूँ, मेरा और एक था वो हमारा सर्वेंट था नेपाली, बहुत 20 साल पहले का, मैं और वहीं बैठे थे। तो फिर मैंने यार अब मार्च भी आने लगा, वहाँ मार्च एंडिंग था कुछ ऐसे ही। मैं कहा यार बच्चों को लाने की क्या करें, और कुछ चारा ही नहीं। ये तो जयपुर में थे, आई केम टू जयपुर, छुट्टी लेके मैं आया जयपुर, वो ब्रदर वापस आ गया, फिर मैं गया। मैं जयपुर से मैंने वापस जम्मू दिल्ली आया। दिल्ली मेरा जो ब्रदर है एक जिसकी ब्रदर की शादी थी उसी के घर डैडी के पास में था, मेरे चाचा जी थे। तो मैंने फ़ोन किया मेरे ब्रदर का, अभी मत आओ, रुको। फिर कैंसिल टिकट की, मैंने यार ये क्या गया। मैं 4 दिन बाद फिर टिकट कहता नहीं अभी, मैंने कहता नहीं अभी मत आओ। मैंने क्या हुआ, कहता यहाँ हालत ख़राब है, बिगड़ गए, जो बाहर से आता है उसको पहले ही सटकाते हैं। 4 बार मैंने टिकट कैंसिल की, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बच्चों को उठा के वापस जयपुर भेजा। मैं बोला बेटा हम तो, मैं उधर गया वापस, मैं जम्मू गया। जम्मू से आगे मुझे किसी ने जाने नहीं। बाय द टाइम हमारे ऑफिस के सारे माइग्रेट हो गए थे, सबने ऑफिस छोड़ के भाग गए थे, वहाँ कोई नहीं था। गिने चुने कुछ बंदे थे ऑफिस में, स्टेट बैंक में, बाकी भाग गए, सारे गए थे, सारी ब्रांचें बंद थी, सब कुछ ठप था। वहाँ वो कहते कहाँ जाना, तुम पागल है क्या, कहीं जाना ही नहीं कहीं, वहाँ तो सवाल ही नहीं पता, तो बैठे उधर ही क्या करते। फिर हम जम्मू बैठे, फिर बच्चों को वहाँ लाया, फिर उनको वहाँ एडमिशन कराया। लेकिन हमको बैंक में एक फैसिलिटी थी, वो बैंक में हमको फैसिलिटी है, यू कुड हैव लीज अकोमोडेशन एनीवेयर इन द कंट्री, कहीं भी ले उसी अकोमोडेशन। तो इसलिए वो हमको दिक्कत नहीं आई, कहीं किराए पर मकान तो बैंक देता था, चलो मैंने भी वहीं लिया। मैंने क्योंकि माई फादर नेवर वांटेड टू गो एनीवेयर एल्स। एज ज़्यादा एज तो नहीं थी। हम हमारी एक और चीज़ में बताऊँ, हमारी लेबॉर्ट्री थी रिप्यूटेड, मोस्ट रिप्यूटेड लेबॉर्ट्रीज, डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री थी, फर्स्ट ऑफ दिस काइंड इन श्रीनगर, वहाँ कोई थी नहीं। वो भी गई, वो भी ले गए, कौन ले गया ये पता आज तक पता नहीं चला, किसने कब्जा किया उसको। अच्छा। वो भी गई। तो फिर ज़्यादा कहाँ ब्रदर, वो ब्रदर देख, फादर तो ऑलरेडी है, तो ब्रदर देखता, वो भी घर में बैठा, फिर क्या करे, उसका भी कब्जा हो गया, ख़त्म, वहाँ से भी साफ। हम जम्मू में रहे काफ़ी देर, फिर मेरा वो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया तो मैं ज़्यादा निकल नहीं पाया। अल्टीमेटली फिर आप यूनियन और में आप जाओ, वहाँ करो, ये कुछ ना कुछ करना है। तो दे कॉल्ड पीपल फ्रॉम उड़ीसा, बेंगलोर, बिहार ऑन डेपुटेशन। वहाँ बैंक चलाना था, बैंक कैसे चलाता, तो वहाँ से उनको भिजवा के गेस्ट हाउस में उनको रख के वो काम करते थे, बिना चुना, पूरा नॉर्मल तो था ही नहीं। फिर यूनियन के साथ उन्होंने हमारे साथ किया कि ऐसे, फिर चलो जी ठीक है, बैच वाइज हम जाएंगे, 3 महीने एक बैच जाएगा ऑफिसर्स,
फिर 3 महीने बाद दूसरा बैच जाएगा, ठीक है। हम भी गए, हमें क्या था, हमने ऑप्टेड, पहले बैच में हम गए, वो बैच पर भी वापस ही नहीं आया। फिर 2.5 साल हम उधर ही बैठे। हम गेस्ट हाउस में थे बैंक के, अंडर सिक्योरिटी। 9:30 बजे सुबह हम आपको ऑफिस लिया जाता था अंडर सिक्योरिटी, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, हम बीच में। शाम को 5 साढ़े 5 वापस छोड़ते थे। ये 2 कमरों में हमारी लाइफ 2.5 साल चली। और ऑफिस में बैठ के भी हम देखते, कभी यहाँ से गोली लगती है, कभी इस शीशे पे लगती है, चलते रहता था। ये मेन ऑफिस था हमारे कॉलेज के साथ, ये तो चलता रहता किस्सा, रोज़ किसे सुनते थे। फिर एक बार मैं बैठा था तो फ़ोन आया सवेरे मेरे ऑफिस, उसको कहाँ से पता लगा, मेरे पड़ोसी का फ़ोन। मैंने हेलो, मैंने हाँ जी बोलिए। खास पड़ोसी था, हमारे दाएं भी एक मुस्लिम था, एक डिप्टी सेक्रेटरी था एजुकेशन कॉलेज से, ऐसी था। हाँ जी, ये मकान जला दिया। तो मैं क्या करूँ, कह रहे वो मिल गई आज़ादी, तो इनको आज़ादी चाहिए था ना। नहीं ये हमको जब बुझाने नहीं देते। मैंने अब जब आपको नहीं कुछ करने देते, मैं क्या करूँगा, आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। नोबडी बॉदर, किसी को हाथ नहीं लगा दो। शाम तक जलता रहा 6:30। 3 स्टोरी मकान था हमारा, 15 रूम्स। एंड लेटेस्ट उसका वो तो वॉलनट प्लाई जो कभी मिलता नहीं है कहीं, वही लगा था उसमें। चलिए, बड़े शौक से बनाया, मैंने अपने हाथों से बनाया था, जला दिया वो भी। फिर गवर्नमेंट ने हमें 1 लाख कंपनसेशन दिया उसका। आपका मकान जल गया, खैर फॉरगेट अबाउट इट। वो लेबॉर्ट्री भी गई, और हम थे तो उधर ही श्रीनगर में 2.5-3 साल वहीं रहे, 2.5 साल। फिर अल्टीमेटली जनवरी में 92 दिसंबर मैंने उनको, यार मुझे जाने दो, बच्चे छोटे हैं, आई वांट टू गो बैक, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। अब एट दैट टाइम उन्होंने 91 में अपॉइंटमेंट्स, फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हुई, अबाउट 390 अपॉइंटमेंट्स मेड क्लरिकल कैडर की, विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनीथिंग, सीधा, जिसमें 2 हिंदू थे, 1 सिख, बाकी सब मुस्लिम। देर ऑल वेल रेड, देर ऑल अपॉइंटेड। जो निकल गए थे उनके बदले वो सब, तो काम चलता रहा। बैंक स्टार्टेड वर्किंग, चलो हमने भी किया। अल्टीमेटली हमने कहा भाई हमको छोड़ दो। 92 दिसंबर में हम घर आए, तो 93 जनवरी आई रिपोर्टेड एट जयपुर। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया। यानी लगभग 30 साल आपको हो गए हैं, और 30 साल में आप वापस वहाँ नहीं लौटे। तो वहाँ आपका अपना घर था, अपना सामान था, पूरा सब कुछ था वहाँ पर। तो कभी कोशिश, जब मैं निकला, मैंने गाड़ी अपने दोस्त के घर रखी थी। अब मुझे पता, मैं वापस आऊँ, गाड़ी मेरी वैन थी। तो अब वो उसको परेशान कर रहे थे, यार ये मुझे कहते हैं, ये मैं जा नहीं पाया वापस, नंबर प्लेट दो या गाड़ी दो। तो वही क्या करता हूँ, परेश मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर एक जून में हमारे ऑफिस का एक वो था जमादार, उसका बेटा था, वो उसकी गाड़ी चलती थी हमारी ना बैंक की। मैंने उसको कहा, वो गया, उसने वो गाड़ी वहाँ से निकाली और मुझे जम्मू में ला के दे दी। वो भी मुस्लिम ही था, ऐसा नहीं, इंडिविजुअली दे वर द बेस्ट। पता नहीं कलेक्टिवली क्या होता था, इनको समझ नहीं आ रहा था। नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक सवाल, जब इतना सब कुछ हो गया, मारकाट मच रही है, फायरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और एक जज का भी वहाँ पर मर्डर किया गया। हाँ वही मैं कहता हूँ, जज का नीलगढ़ गंजू था, हाँ, मर्डर किया था। वही जो मैं कहता हूँ, तो वो किस लिए किया गया था? उसने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दी थी ना। अच्छा। तो दैट वाज द रीजन। उसने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा तो उसी ने सुनाई थी, सेशन जज, जो किसी ने वापस रिवर्ट नहीं की ना, वो ऐसी की रही, और ही वाज हैंग्ड। लेकिन वहाँ की पुलिस या प्रशासन, उन्होंने कोई हेल्प या कोई भी ऐसी प्रशासन को, ये इन्हीं की पुलिस, इन्हीं के साथ इन्हीं थी, यही थी, इन्हीं की पुलिस थी, प्रशासन ही की। क्या हुआ था, ये बेसिक मैंने कहा ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने। पहले तो इन्होंने जो इनको सेकुलर कुछ नहीं था। 53 में जब इसने नेहरू को आंखें दिखाई, वो तो उसने इसको बचाया, कश्मीर 370 लगाया, इसलिए कि सब एक्सेशन पूरा किया। लेकिन यहाँ वो कांटा रखा है, नहीं जी ये अपने, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना झंडा, अपना फ्लैग था, JNK का अपना स्टैंड ये था। 53 में उसको लगा कुछ गड़बड़, उसको अरेस्ट कराया। 53 में शेखुल्ला अरेस्ट हुआ, 10 साल पढ़ा रहा, तो वो दूसरा बख्शी गुलाम बन गया, वो तो ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके बाद सादिक मोहम्मद आए, उसने क्या किया, एजुकेशन में कश्मीर पर टॉप थे, मेरिट में उनको आगे बढ़ने नहीं देते थे किसी को। उन्होंने 70-30 किया,
70% मुस्लिम को सीट्स मिलेंगी, प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलता था, क्योंकि उनको तो मिलता ही था, मेरिट पे मिलता तो उन्हीं को मिलता था ना। 70% उनका किया, 30% बाकी जनरल, उसमें 2 या 3 कश्मीरी हिंदू पंडित आते थे, नॉर्मली तो 60 आते थे, क्योंकि मेरिट में वही थे। वो वहाँ तो थर्ड क्लासर, जो थर्ड क्लासर था वो भी अच्छा, लेकिन निशाना केवल कश्मीरी पंडितों को क्यों बनाया और गया? कौन था वो? अच्छा, और कोई लोग नहीं थे वहाँ? कौन है वो? कोई नहीं, नहीं सिख है, कौन है? उनको तो कबा, वो जब 47 रेड में हुआ तो उनको मोर देन हाफ सरदार वो किल दैट टाइम ओनली। बाकी जो मुस्लिम वगैरह या और कोई लोग नहीं थे वहाँ पर उस समय? मुस्लिम है, थे ना, और क्या? तो उनको कुछ भी उनको क्यों करते? दे वर सपोर्टिंग, वर्चुअली सपोर्टिंग देम। वो तो कहते थे हाँ जी ये तो होना है, निज़ाम मुस्तफा क्या मतलब यहाँ तो उनको उन्होंने ले लिया तो ये हो गया पाकिस्तान। अच्छा, एक वहाँ की भाषा में एक नारा आप जिक्र कर रहे थे कि या तो आप डर जाइए या छोड़ जाइए, और रेलिव सेलिव गेलिव, हाँ, रेलिव गेलिव या सेलिव। ये क्या था मतलब? रेलिव मीन्स या तो कन्वर्ट हो जाओ, गेलिव मीन्स या तो मरो, फेस डेथ, सेलिव मीन्स भाग जाओ, यहाँ से निकलो। These are 3 words. तो लगभग और भागो, पंडित लोग मर्द भागे, लेकिन अब तो लड़कियों को यहाँ छोड़ो। अब इसमें कश्मीरी वो तो हमको बनाना है पाकिस्तान बट्टों के साथ, बट्टों के बगैर बटनियों के साथ। बट्टा कश्मीरी पंडित को कहते थे, बटनी तो लेडीज़ को कहते थे। अच्छा। तो कह रहे हमको बनाना पाकिस्तान बट्टों को छोड़ के बटनी के साथ। बटो तुम जाओ, बटनियों के साथ, लेडीज़ को यहीं रखो, तुम जाओ, हमको पाकिस्तान बनाना। तुम लगभग उस दौर में कितने लोग होंगे, क्या मानते हैं आप, कितना आंकड़ा होगा उस समय? किसका? जो कश्मीरी पंडित वहाँ से फैमिलीज जो गई जी, 40-50,000 फैमिलीज, जो आप 5-5.5 लाख लोग, 5-5.5 लाख लोग। तो अब जैसे 30 साल आपको हो गए, हाँ। 30 साल में आपने कभी कोशिश की कि अब तो कम से कम माहौल वहाँ ठीक हो गया, हाँ। तो अब वहाँ पर चला जाए? नहीं, मेरे दोस्त अभी बुलाते हैं आओ यार, लेकिन मेरा मन नहीं करता जाने को, क्या करूँ? वो क्या वहाँ जाऊँ क्या? हमारे वो मकान था इतना बड़ा, क्या मैंने इतने वहाँ फूल लगाए थे, डैफोडिल मेरे 29 वैरायटीज़ थी, क्या कौन सा नहीं था मेरे घर में? क्या करूँ मैं वहाँ? मैं आई कैन गो एज ए टूरिस्ट, व्हाट एल्स? अब मैं रहूँ कहाँ? मतलब होटल में रहना है ना, और क्या करूँ, और कहाँ जाऊँ? मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं अब बैठो, ये, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही जाने की। 30 साल में नहीं गया। तो जो आपके दोस्त लोग हैं वो बुलाते हैं? हो बुलाते हैं, अभी भी बुलाते हैं, रोते भी हैं, फ़ोन करते पहले रोते हैं, क्या करेंगे? मेरे 99% दोस्त मुस्लिम ही थे। तो अब वहाँ का माहौल ठीक है? क्या पता है, कहते हैं नहीं, जैसे बातचीत नहीं, पहले जैसे कत्ल का वो होते थे वैसा नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई है, वो उसमें फ़र्क आ गया है। दैट वे ऑलमोस्ट डेली पत्थरबाजी होती थी, वो ख़त्म हो गई। रोज़ कर्फ्यू होते थे, वो नहीं होते थे। रोज़ हड़ताल होते थे, वो बंद हो गए, क्योंकि वो हुर्रियत वाला तो लफड़े, वो उनको तो एक तो अब तो बुढ़ा तो गया, उनका जो मेन था गिलानी, वो तो गया। अब ये छोटे छोटे वो उनकी दम नहीं, और मेन जो थे वो अंदर है, 5 को अंदर कर दिया, वो तो जेल में है। तो उस समय कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की? कुछ नहीं, क्या किया? कुछ नहीं किया, किसी ने मदद नहीं की, किसी भी गवर्नमेंट ने मदद नहीं की। वही मैं कहता हूँ, ये जो इनको रिलीफ मिलता है तो जगमोहन की मेहरबानी होती है। बोला अब जगमोहन को ब्रांडी ने, मैं जनसंघी संघी वो जबकि था ही, जबकि वो कांग्रेसी था, इन्होंने बनाया उसको, वो भी छोड़ गया। फिर जब वो भी टिका नहीं, अप्रैल में मीरवाइज फारूक था उनका, वो बड़ा मॉडरेट, उसको ये पसंद नहीं था कत्ल का, उसको भी मरवा दिया, उसका मर्डर कर दिया तो इसके माथे चढ़ा दिया, ये जगमोहन ने करवाया। वो 21 में 90 को उसको मार दिया, 25-26 को जगमोहन ने रिज़ाइन करके दिल्ली वापस आया। आई डोंट वांट टू बी देयर, जब उसको कुछ सपोर्ट ही नहीं मिला। आज भी जब बच्चे और परिवार के जो लोग हैं, अगर वो जैसे कभी कहें कि एक बार देख के आए पुराना घर, तो क्या कभी प्लान बनाने की? जला दिया ना मैंने, आपको ना जला दिया, इट वॉज बर्न्ड। आप यू कांट इमेजिन, हमारे वो क्या होता था कि वहाँ नॉर्मली गर्मी में, सर्दियों में लाइट बहुत कम होती थी, शटडाउन होते थे। अब नहाना कैसे, गीज़र तो चलेगा ही नहीं, तो वहाँ एक कश्मीरी वो होता था, कॉपर की ना टंकी होती थी,
जैसे जो कॉपर की टंकी गीजर में होती है ना, उसी टाइप की कॉपर की टंकी 500 लीटर की, वो हमने उसमें सीमेंट से फिक्स करके हुई थी। उसमें उधर चूल्हे के लकड़ी जलाते थे, पानी गर्म होता था, वो तक उखाड़ दी है। जब मकान था उसके बाद वो उसको भी उखाड़ दिया। हमारे टेबल था 12 कुर्सी 12 वाला 9x4 लंबा फुट, वो पता नहीं कैसे निकाला उन्होंने। वो टेबल भी ले गए, कहाँ ले गए, कौन ले गए, ये पता नहीं, सब कुछ ले गए। क्या चीज़ नहीं था हमारे को, गए मकान जब जला दिया तो फिर क्या करें। यानी मतलब एक तरह से इसको कह सकते हैं पूरा खूनी दौर वो था। खूनी पूरा, और क्या खूनी दौर ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। कुछ नहीं बचा हमारा, कुछ नहीं। हम तो यहाँ आए थे, मैं 2 अटैची थे मेरे पास, नथिंग एल्स। आई हैड जस्ट 2 अटैचीज, नथिंग एल्स। आई स्टार्टेड फ्रॉम 0। अच्छा, वहाँ से एक बार लास्ट मुझे बताएं कि वहाँ से जो लोग निकले वो कैसे, जब इतने हजार लोग निकले तो वो किस तरह से निकले? क्या बीच में उनको कोई परेशानी में निकले, कोई नहीं, रास्ते में वो था ना, तो उनसे बचाव हो गया ना। रास्ते में BSF था, वो बहुत सारी, वो देखते थे को क्या भाग रहे हैं लोग, तो वो तो चाहते थे उनको क्यों मारेंगे, वो तो चाहते थे भाग जाए। ट्रकें उन्हीं की थी, ट्रक तो सारे मुस्लिम ही चलाते थे। ट्रकों में जिसको जहाँ जो मिला उसके उसमें भाग गए। तो कुल मिलाकर कहानी ये कि वो जो एक दौर था लगभग आज से 30 साल पुराना, वो दौर आज भी जब याद आता है, जाहिर सी बात है कि जो पुरानी यादें होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, छूटती भी नहीं है। लेकिन 1990 का वो दौर, 1990 का दौर आज भी ये वो लोग हैं जो नहीं भुला पाएंगे, और शायद जीवन भर। ठीक है, आज घर नहीं है, इनकी अपनी ज़मीन नहीं है, अपने काम वहाँ पर नहीं है, फैक्ट्री जो भी हैं वो भी कुछ नहीं है, लेकिन पुरानी जो यादें हैं वो ज़रूर दिल में कहीं ना कहीं बरकरार है। और सवाल यही कि काश अगर उस 90 के दौर में सरकारें अगर थोड़ा सा कड़ा एक्शन लेती या कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाती, तो शायद वहाँ के कश्मीरी जो पंडित हैं और वहाँ के हजारों की तादाद में जो लोग थे जिन्होंने अपनी जगह उस जन्नत को छोड़कर और दूसरी जगह शरण ली और वहाँ पर स्थापित हुए, तो शायद वो दर्द उन्हें नहीं झेलना पड़ता। मैं एक चीज़ आपको भूल गया। जी बताइए। हमारे मकान जलाने का रीज़न क्या था? जी, हमारा एक मकान जला दिया उस पूरे एरिया में, वाई। और हमारा वो पड़ोसी था और हमारे घर खाना खाने भी आता था ऑलमोस्ट डेली। मेरे ब्रदर का साडू था, वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर था, वी यूज टू विजिट अस। कभी कभी उसको देखने आता था। उसकी जीप थी, वो ग्रीन कलर की थी, ग्रीन कलर था उसका। तो उनके देखो जी IB वाला आ गया, ये इन्फॉर्मर है, दैट वॉज द रीजन। इनको देखो IB वाला आ गया, ये इन्फॉर्मर है, सारे मुखबिर है। मैक्सिमम जो मारे ये मुखबिर है, उनको ये नाम दे, ये मुखबिर है, ये इन्फॉर्मर है, दैट्स व्हाई ही इज गॉट किल्ड। जितने जिसको भी मारा है मुखबिर, उसको ये जी मुखबिर है, इन्फॉर्मर। हमारा मकान भी दैट वॉज द रीज़न हमारा मकान जला है कि इधर वो IB वाला आता था। कौन IB वाला था ये आज तक समझ, किसको बोले हम। ये वॉज डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, क्योंकि जीप का कलर ग्रीन था, वो आर्मी से रिलेटेड, और वो पड़ोसी था हमारा जिसने किया। मतलब उन लोगों को भी ये शक था कि जो आपके आते हैं वो इन्फॉर्मर हैं, जो यहाँ की खबरें उन आगे तक पहुँचाते हैं। वही पहुँचाते थे, तो वो उधर ही थे, सारे होते थे। ये तो मिली भगत थी, सारी मिली जुली भगत थी, ऐसा कोई ऐसे नहीं है हमारा। तो कुल मिलाकर कहानी ये कि दर्द को बुलाया नहीं जा सकता। पुराना जो दर्द है 30 सालों से वो साल रहा है, और अब जो ये मसला उठा उसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज वापस से अपनी यादों को ताज़ा करते हैं। पुरानी जो यादें हैं उनको एक बार सोचते तो हैं कि अगर काश उस समय सरकारें, हुकूमत अगर वहाँ पर उनकी मदद करती, वक्त पर उन्हें संभाल लेती, तो शायद ये तस्वीर भी तैयार नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया देशकिशन जोगी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल नमस्कार।